एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बैट थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है ना, बीईटी इक्वेशन में लिखते हैं इसको हम, और बैट थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। और इस थ्योरी में बेसिकली हम मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। ठीक है ना, मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन। अब देखो, एक्चुअली ना, अब रिसेंटली गेट में नेट में इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। डेरिवेशन बहुत लेंदी होता है, तो हम एक काम करते हैं, पहले डेरिवेशन को ना कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे कि एक्चुअली हम करने वाले क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं बैट थ्योरी को। देखो, लेंदी डेरिवेशन को इस तरह से ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, थियोरेटिकल पोस्टुलेट्स। ठीक है, फिर हम मल्टी लेयर एडसॉर्प्शन या मल्टी लेयर फॉर्मेशन की बात करेंगे, मल्टी लेयर फॉर्मेशन। ठीक है ना, इन शॉर्ट ऐसे लिख देंगे क्योंकि बहुत लेंदी डेरिवेशन होने वाला है। मल्टी लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा नंबर थर्ड, अब देखो ना, आप रिकॉल करो जैसा हमने लैंग्वेज में किया था, उस तरह का कुछ सेटअप हमें कंसिडर करना है। बस लैंग्वेज में किया था, पॉस्टुलेट के बाद में हमने मोनोलेयर फॉर्मेशन किया था, यहाँ पर मल्टीलेयर फॉर्मेशन। फिर जैसे हमने लैंग्वेज में किया था, हम यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के फॉर्मूले लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस। पहले इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने लैंग्वेज में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को लिखा था किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड पी। थीटा क्या था, फ्रैक्शनल कवरेज, कितना फ्रैक्शनल कवरेज होगा, एंड पी इज द प्रेशर ऑन द एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद नंबर 5, जब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होंगे, उनकी कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास K1 होगा, K2 होगा, K3 होगा। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होंगे, तो इनकी हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना, कंपैरिजन। इसके बाद थीटा टोटल 1, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। थीटा टोटल मीन्स क्या होता है, थीटा टोटल मीन्स टोटल कवरेज, मैक्सिमम कवरेज या टोटल कवरेज ऑन दी एडसॉर्प्शन साइट। जो भी टोटल कवरेज होगा वो 100% वन होता है। तो इस रिलेशन का यूज करके हम यहाँ से थीटा जीरो का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूला आएगा उसको हम देखेंगे, थीटा जीरो का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। और इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शनल कवरेज, यानी कि वी एडसॉर्प्शन बाई वी मोनो। हमने ये फॉर्मूला सेम लैंग्वेज थ्योरी में भी किया था। तो ये इस तरह का रिजल्ट आता है, K1P थीटा जीरो अपॉन 1 - P/P0 का होल स्क्वायर। करेक्ट है। और उसके बाद हम यहां से जो थीटा जीरो फाइंड आउट किया है वो इसमें अप्लाई कर देंगे। और इसके बाद जो हमें मिलेगा नंबर 8, वो बैट इक्वेशन बोलेंगे, बैट इक्वेशन। ठीक है, फाइनली हमको बैट इक्वेशन मिल जाएगा कब, जब हम थीटा जीरो की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये सब ड्राइव करने वाले हैं। और फाइनली जैसे लैंगम्यूर में ग्राफ प्लॉट किया था लैंगम्यूर आइसोथर्म, तो यहां पर बोलेंगे बैट आइसोथर्म। ठीक है, बैट आइसोथर्म। तो हमने डेरिवेशन को इस तरह के स्टेप्स में ब्रेक कर लिया, जिससे आपको डेरिवेशन टफ ना लगे। आपको हर स्टेप के बाद समझ में आ जाएगा कि पहले स्टेप में क्या किया है और उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रोसीजर ऐसा ही है जैसे आप लैंग्वेज थ्योरी में करते हैं, बस डिफरेंस ये कि हम मल्टी लेयर की बात करेंगे, जबकि लैंग्वेज थ्योरी में क्या करते हैं, मोनोलेयर की फॉर्मेशन। वहां पर केवल एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, यहाँ पर एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आएंगे और सबकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और फिर इस तरह का फॉर्मूला करके हमको मिल जाएगा क्या, बैट इक्वेशन। लास्ट में उसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डाल दोगे पोस्टुलेट्स, थियोरेटिकल पोस्टुलेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए थ्योरी के पोस्टुलेट से पहले आप इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं इधर ही करता हूं उसमें। मान लो कोई भी एक, ये एडसॉर्प्शन साइट दिखाया हमने, ठीक है ना, यही हमने एडसॉर्बेंट सरफेस दिखाया। दिस इज सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस, यानी कि जिस सरफेस पर एडसॉर्प्शन होगा उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट सरफेस। एंड लेट अस सपोज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिव साइट्स हैं, 1 2, इस तरह की काफी साइट्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 3 4, इस तरह की टोटल आप कुछ साइट दिखा देंगे, 5 6 7
8, 9 और 10, एक साइड और दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल आप 10 साइड्स दिखा देना। ये टोटल साइड्स यहाँ पे 10 है। आप इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, आप इनको नंबर भी दे देना। जैसे साइड नंबर 1 है, ये साइड नंबर 2, ये 3, 4, डाल देंगे नंबर ऐसे। हमने टोटल 10 साइड दिखाया हुआ है, किस पर? एडसॉर्बेंट सरफेस पर। दिस इज व्हाट? सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस। करेक्ट है? यस। और देखो, गैसियस मॉलिक्यूल्स का एडसॉर्प्शन है, तो ऊपर से एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल सरफेस को अप्रोच करते हैं। अब देखो, जब मल्टी लेयर की बात करेंगे तो एक से ज्यादा लेयर डेवलप होगा, पर ऐसा नहीं है कि सभी पर मल्टी लेयर होगा, मे बी रेंडमली होता है सभी। किसी साइड पर एक मॉलिक्यूल होगा, किसी साइड पर दो मॉलिक्यूल होंगे, और मे बी कोई साइड वैकेंट भी हो सकता है, मीन्स ये भी हो सकता है कि कोई साइड खाली भी हो सकता है। एक रैंडमनेस दिखाएंगे हम। आप यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, दीज आर द गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो हमने ना एक साइड जानबूझ के खाली छोड़ दिया है, ऐसे मे बी दो साइड खाली छोड़ दो आप, और बाकी सभी साइड पर एक एक हमने मॉलिक्यूल दिखा दिया। ठीक है, ये पहला लेयर होगा, मोनोलेयर। आप इसको देखेंगे तो ये पहला लेयर डेवलप हो गया। ठीक है ना, ऑल दीज आर द गैसियस मॉलिक्यूल्स, जिसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड लेयर आएगा, तो मे बी किसी साइड पर एक ही मॉलिक्यूल होगा और किसी साइड पर दो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी साइड पर एक मॉलिक्यूल और किसी साइड पर दो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ऐसे दिखाएंगे आप। ऑल दीज आर द गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये सेकंड लेयर हो जाएगा। आफ्टर दिस फिर से थर्ड लेयर आएगी, तो किसी साइड पर तीन तीन मॉलिक्यूल होंगे और किसी साइड पर दो दो मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, ऐसे दिखा देंगे आप। हमने दो साइड दिखा दिया जहां पर थ्री थ्री मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी सब पे टू दिखा दो। चलो, हमने ऐसे टोटल फोर साइड दिखा दिया जहां पर थ्री थ्री मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और दिखा दिया रेंडमली सब ये। कुछ साइड ऐसे भी दिखा दो जहां पर एक साइड पर टोटल फोर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, तो रेंडमली हमने इस साइड पे दिखा दिया टोटल फोर। तो आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम में रेंडमली हमने किसी भी साइड पे कोई भी नंबर सपोज कर लिया। ठीक है ना, अब ऐसे देखो, हमने जानबूझ के दो साइड खाली भी दिखाई हैं जहां पर एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ है। हमने ऐसी एक साइड दिखाई है जहां पर एक साइड पर एक मॉलिक्यूल है। हमने दो मॉलिक्यूल वाली तीन साइड दिखाई हुई है, तीन मॉलिक्यूल वाली तीन साइड है, और चार मॉलिक्यूल वाली एक साइड दिखाया हुआ है। तो ये क्या है? ये गैस का एडसॉर्प्शन डिफाइन किया हुआ है। तो देखो, डेरिवेशन का पहला स्टेप क्या था? पॉस्टुलेट्स। तो पॉस्टुलेट में आपको डिफाइन करता हूं, आप बोलने के साथ लिख सकते हैं, एडसॉर्प्शन अकर्स ऑन द वेल डिफाइंड एडसॉर्प्शन साइट्स। जो एडसॉर्प्शन होता है वो वेल डिफाइंड एक्टिव साइट्स पर होता है, पहला पॉस्टुलेट। सेकंड, एडसॉर्प्शन इज मल्टी लेयर, मींस एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का एडसॉर्प्शन हो सकता है, तभी तो मल्टी लेयर एडसॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं इसको हम। एंड लास्ट वन, द अपर मोस्ट लेयर इज इन इक्विलिब्रियम विद द गैसियस फेज। आप सोचो, ऊपर जो कंटेनर होगा उसमें गैस फेस होगी ना, आप ऊपर कंटेनर से गैस फ्री करते हो उसमें। देखो, इस तरह का तो होता है, ऊपर एक कंपोनेंट होता है, कंटेनर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो, ये तो एडसॉर्बेंट सरफेस है और इसको बोलते हैं हम एडसॉर्बेट। ये गैसियस एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स है, दीज आर द गैसियस एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। इस कंटेनर के अंदर ही गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप बड़ा भी बना सकते हैं इसको। और जब इस कंटेनर पर ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैसियस मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और वो साइट को अप्रोच करते हैं। इस तरह का ये मॉडल है। आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे कंटेनर पर, मॉलिक्यूल साइट पर अप्रोच करेंगे, तो रैंडमली किसी साइड पर एक मॉलिक्यूल, किसी पर दो मॉलिक्यूल, इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। देखो, डेरिवेशन आप यदि ब्रेक करके कंसिडर कर रहे हो ना, तो आपको इजी लगने वाला है। हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, बस इतना ही है कि एड्सॉर्प्शन वेल डिफाइंड एक्टिव साइट पर होता है, मल्टी लेयर होता है, और क्या, जो अपर मोस्ट लेयर है ये कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में होता है, ये कभी एड्सॉर्ब होगा कभी ये डिसॉर्ब होगा, इस तरह से।
अब सेकंड पॉस्टुलेट देखो, सॉरी सेकंड पॉस्टुलेट नहीं, सेकंड स्टेप डेरिवेशन का सेकंड पार्ट क्या था? मल्टी लेयर फॉर्मेशन। बस मल्टी लेयर की फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप हम डिफाइन करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जो पहला लेयर फॉर्म होगा, आप उसकी इक्वेशन देखना कैसे लिखेंगे। हम ऐसे लिखने वाले जी प्लस एस और विद द फॉर्मेशन ऑफ जी एस, जैसा हमने लैंगम्यूर थ्योरी में किया था, और ये इक्विलिब्रियम ही होगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल K1 मान लेंगे। अब देखो ये बोलने के साथ आप लिखेंगे वेयर जी इज द unadsorbed gaseous molecule, S is the vacant site on the surface, खाली साइड है, एंड GS क्या है? GS यहाँ पर कंसीडर किया हमने, इट इज द, या आप ऐसे लिखेंगे इसको, इट इज adsorbed site by वन gaseous molecule। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जीएस क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज द एडसॉर्ब साइट विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वन गैसियस मॉलिक्यूल। देखो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में साइट नंबर 7 की बात करेंगे, तो 7 ऐसी साइट है जहां पर एक साइट पर केवल एक ही गैसियस मॉलिक्यूल है, तो ये पहला लेयर फॉर्म होगा। और अब देखो सेकंड लेयर कैसे करेंगे। अच्छा देखो, अब ऐसे देखना, इस लेयर की फॉर्मेशन ऐसे इमेजिन करेंगे, जो साइट नंबर 7 है वो वैकेंट था, तो ये एस था बेसिकली। गैसेस मॉलिक्यूल इसको अप्रोच किया, तो देखो जी एस को अप्रोच कर रहा, और जब इनके बीच में एक फिजिकली एडसॉर्प्शन हो गया, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम जीएस लिखेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे इमेजिन करेंगे, यानी कि पहला इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? बेयर सरफेस पर, गैसेस मॉलिक्यूल साइड पर आया और एक जीएस फॉर्म हो गया। अब ऐसे देखो, जो साइट नंबर ये 7 है, आफ्टर एडसॉर्प्शन, साइट नंबर 7 आफ्टर एडसॉर्प्शन आपको ऐसा देखेगा, ठीक है? तो अब इस साइट नंबर 7 को हम क्या लिखने वाले हैं? जीएस, क्योंकि इस साइट पर एक गैसेस मॉलिक्यूल आ गया। अब सोचो फिर से एक गैसेस मॉलिक्यूल अप्रोच करेगा अगेन, तो अब की बार क्या लिखेंगे हम? जी इज अप्रोचिंग जीएस और विद द फॉर्मेशन ऑफ G2S, ठीक है? तो ऐसे लिखने वाले हैं। सेकेंड लेयर की फॉर्मेशन, अगेन वन gaseous molecule will approach this GS system and with the formation of G2S, ये सेकेंड लेयर बन जाएगी। अब आप समझ गए, G2S ये वाला सिस्टम है, साइट नंबर 1, साइट नंबर 4, साइट नंबर 9, ये सब क्या है? ये सब G2S। इसके बाद क्या करेंगे? फिर से थर्ड लेयर की फॉर्मेशन, तो G प्लस G2S, ये बन जाएगी लेयर नंबर थर्ड G3S, करेक्ट है? और हमने बिकॉज 4 मॉलिक्यूल वाली साइड भी दिखाया हुआ है, तो एक और दिखा देंगे आप, G विल कंबाइन विद G3S विद द फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? G4S। और इसका एक जनरलाइज nth स्टेप लिख सकते हैं आप, G प्लस G कितना है? N-1S विद द फॉर्मेशन ऑफ GNS। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके गैसेस मॉलिक्यूल का एडसॉर्प्शन साइट पर होता जा रहा है, और हमको मल्टी लेयर मिलता जा रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखा देंगे आप, कैपिटल K1, K2, K3, K4 और ये Kn, ठीक है? जल्दी से कॉपी करो। तो ये हमने स्टार्ट किया फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर। मल्टी लेयर कैसे बनेगा वो हमने दिखा दिया, ठीक है? अब देखो आप, डेरिवेशन का अगला पार्ट क्या है, आपको तभी समझ में आएगा। देखो हमने पॉस्टुलेट कंप्लीट कंप्लीट कर लिया, मल्टी लेयर फॉर्मेशन बना के दिखा दिया। अब अगला स्टेप क्या है? हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये करने वाला है। दिखाओ उसको। अच्छा, इन सभी नोटेशंस में G2S क्या होगा? इट इज द एडसॉर्ब साइट बाय टू गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है ना? या इट इज द एडसॉर्प्शन साइट ऑन विच टू गैसियस मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब, एडसॉर्ब साइट बाय टू गैसियस मॉलिक्यूल, या टू गैसियस मॉलिक्यूल पर वैकेंट साइट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जीएस क्या है? देखो नए तरह से आपको डिफाइन करना है, तो जीएस को तो हम लिखेंगे ऐसे, जिससे सभी को जनरलाइज करना इजी हो जाएगा। इट इज द वन गैसियस मॉलिक्यूल एडसॉर्ब्ड पर वैकेंट साइट, एडसॉर्ब्ड पर वैकेंट साइट, करेक्ट है? इसी टाइप से G2S क्या है? दीज आर द टू गैसियस मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब्ड पर वैकेंट साइट, सेम G3S
G4s means four gaseous molecules adsorbed per vacant site, and same GNS. N gaseous molecules adsorbed per vacant site. ये सबके मीनिंग है। और यदि आपको जीवो लिखना है, जी क्या है? इट इज द अनएडसॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है ना, पूरा वर्ड लिखेंगे अनएडसॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल। और एस क्या है यहाँ पर? बोलो, एस क्या है? वैकेंट साइट। इट इज द वैकेंट साइट ऑन द सरफेस। पूरा वर्ड लिखेंगे वैकेंट साइट ऑन द सरफेस। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे नोटेशंस। अब देखो, डेरिवेशन का अगला स्टेप कंप्लीट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो बहुत सिंपल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले कैसे लिखेंगे आप? किसी भी इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जस्ट केवल। वो क्या होता है? कैपिटल K1 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिखो इस टाइप। सेम यहां पर सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सेम K3, कुछ नहीं, बस कंसंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो आप। आगे लिख देंगे आप, जनरल स्टेप लिख दो KN, concentration of GNS right hand side product divided by concentration of reactant। ठीक है, K4 भी लिख सकते हो आप। तो देखो अगला ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। आप देखिए ना, डायरेक्शन को जो ब्रेक किया था हमने, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये तो कर लिया हमने। क्या करेक्ट है? तो स्टेप नंबर थर्ड भी कंप्लीट है। करो जल्दी से। अब देखो, डेरिवेशन का अगला स्टेप क्या है? इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हमको कोरिलेट करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड प्रेशर, जैसे लैंगमुर थ्योरी में क्या था, थीटा एंड प्रेशर। तो उसके लिए ना थीटा प्रेशर कंसीडर करना होगा। ठीक है ना, थीटा और प्रेशर को कंसीडर करेंगे। तो हम डिफाइन करते हैं लाइट। इसको अलग से देखता हूँ मैं। इस वाली स्लाइड में दिखाता हूँ मैं आपको। हम थीटा सपोज करने वाले हैं इसमें। लेट थीटा जीरो, यहाँ पर लिखते हैं, ये सपोज क्या है? बी द फ्रैक्शन ऑफ, आप पूरा वर्ड लिखेंगे, फ्री सरफेस यानी वैकेंट साइट। थीटा वन बी द फ्रैक्शन ऑफ साइट्स occupied by वन गैसियस मॉलिक्यूल। आप पूरा वर्ड लिखेंगे गैसियस मॉलिक्यूल, GM फॉर्म। सेम थीटा टू क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड बाय टू गैसियस मॉलिक्यूल्स। सेम थीटा थ्री, थीटा फोर भी ऐसे लिख देंगे आप। जनरल स्टेप थीटा इन क्या हो जाएगा? दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड बाय एन गैसियस मॉलिक्यूल्स। करेक्ट है? हाँ, ये थीटा सपोज किया। अब कुछ नहीं, हम एक्चुअली कंसंट्रेशन को थीटा से कोरिलेट करने वाले हैं। अब देखो, थीटा जीरो फ्रैक्शन ऑफ फ्री सरफेस है, और फ्रैक्शन ऑफ फ्री सरफेस एस के प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान से देखो आप, कंसंट्रेशन के टर्म में हमने वैकेंट साइड को किससे माना? एस से। और थीटा के टर्म में वो किसको किससे माना हमने? थीटा जीरो से। तो ये भी लिखना गलत नहीं होगा कि जहां पर एस लिखा हुआ है, आप एस के प्लेस पर क्या लिख पाएंगे? थीटा जीरो। करेक्ट है? आप एस को थीटा जीरो के प्रोपोर्शनल बोल पाएंगे। रीजन, थीटा जीरो भी वैकेंट साइड को इंडिकेट कर रहा है और एस भी वैकेंट साइड को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे देखो, जीएस, हमने जीएस क्या कंसीडर किया है? एक साइड पर एक मॉलिक्यूल। करेक्ट है? एक साइड पर एक गैसियस मॉलिक्यूल। और देखो वो थीटा में कौन सा है? वो थीटा वन है, एक साइड पर एक गैसियस मॉलिक्यूल। तो G1s के प्लेस पे क्या लिखेंगे? थीटा वन। अब तो आप समझ गए रीजनिंग है। G2s के प्लेस पे क्या लिख देंगे?
θ2, सेम G3s के प्लेस पर θ3 एंड सो ऑन। और जनरल स्टेप GNS के प्लेस पर क्या लिखने वाले हैं हम, प्रोपोर्शनल टू θn, इस तरह से। तो हमने कुछ नहीं किया, कंसेंट्रेशंस को थीटा से कोरिलेट कर दिया। और जैसे लैंगम्यूर थ्योरी में देखो, ऊपर जो गैस, कितना गैस साइट पर अप्रोच होगा, कितनी गैस की कंसेंट्रेशन साइट को अप्रोच करती है, वो किससे डिसाइड होता है, वो एक्चुअली प्रेशर से डिफाइन होता है। आप कितना इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर ऑन द एडसॉर्बेंट। तो एक तरह से जो कंसेंट्रेशन ऑफ जी होगा, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू पी। ये सेम है जैसा लैंगम्यूर थ्योरी में किया था। अब आपको बस यही करना है, एक तो ये वाला रिजल्ट, और ये सभी रिजल्ट्स कहाँ अप्लाई कर देंगे आप, जो आपका लास्ट वाला स्टेप चल रहा है, ठीक है ना। आप ये नोटेशन लास्ट वाले स्टेप में अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। करो जल्दी से, इतना ही लास्ट वाला स्टेप ये है। तो वो सब आपको डिफाइन करके बता दिया है। तो देखो, ये फॉर्मूले फिर इस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगे, इनको एक बार फिर से लिखेंगे। देखो, K1 इक्वल टू GS के प्लेस पर क्या, θ1 अपॉन कंसंट्रेशन गैस का प्रेशर से डिसाइड होगा, वैकेंट साइड का फ्रैक्शन हमने θ0 माना है। आप प्रीवियस नोटेशन देख लो, सब आंसर लिखे हुए। हमने कुछ नहीं किया, एस को θ0 से रिप्लेस किया है, G1s को θ1 से रिप्लेस किया है, और गैसियस कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस किया। सेम स्टेप यहाँ भी, अब तो लिख सकते हो आप। तो G2s क्या, θ2 अपॉन P θ1, GS के प्लेस पर लिखते जाओ। ये θ3 अपॉन P θ2, और सेम ये Kn विल बी θn अपॉन P और θn-1। आप देखो, जनरल स्टेप याद रखो, आप किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं। अब ऐसे देखो, जो भी के सफिक्स में नंबर आएगा वो थीटा ऊपर आएगा, और उससे एक कम थीटा नीचे आता है, और प्रेशर डिवाइड में आता है। बहुत सिंपली, Kn तो θn, K3 θ3, K2 θ2, K1 θ1, नीचे एक कम थीटा, 1 से एक कम 0, 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2, n से एक कम n-1, और प्रेशर सभी में डिवाइड में आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो, हमने डेरिवेशन का ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को कोरिलेट कर दिया थीटा और प्रेशर से। तो बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप डेरिवेशन कंप्लीट करते जाएंगे, ऑलमोस्ट हाफ डेरिवेशन कंप्लीट है। अगला स्टेप देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। K1 K2 K3 इन सब की कंपैरिजन करने वाले हैं। देखो कैसे, इसके लिए एक बार डायग्राम फिर से देखेंगे आप। हाँ, अभी तक इतना किया हमने, एक बार देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देख लेना कहीं लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। सही लिखा हुआ है सर, ठीक है, यस करेक्ट लिखा हुआ है। θ1/P θ0, θ2/P θ1, करेक्ट है। कहीं कुछ मिस्टेक हो गया तो देख लेना आप, वैसे सही लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, जो गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। आप ऐसे देखो, जो मॉलिक्यूल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइड के साथ ज्यादा होगा। आप ऐसे देखो, जो मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो साइड के अनसेटिस्फाइड फोर्सेस की वजह से होता है। एक्चुअली साइट पर रेसिडुअल फोर्सेस होते हैं, तो साइट पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो जो मॉलिक्यूल साइट पर डायरेक्ट आएगा वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फास्ट होगा। अब देखो, एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया, अब इसके बाद जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर आएगा, ये साइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, तो साइट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा इस पर, तो रेट भी कम होगा। तो जैसे जैसे आप साइड से अवे मूव करते हैं, as we move away from the adsorption side, the force of attraction between the surface and the adsorbate molecules decreases। तो ये इन इक्विलिब्रियम्स का ना रेट भी कम होता चला जाएगा। पहला स्टेप सबसे फास्ट होगा, बिकॉज डायरेक्ट वैकेंट सरफेस पर या फ्री सरफेस पर एड्सॉर्प्शन है, बहुत तेजी से मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जाएगा। सेकंड मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्ब होगा, इसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन फर्स्ट वाले के कंपेरेटिवली कम होगा, क्योंकि साइट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो हम एक्चुअली इसको ऐसे लिख देंगे इन शॉर्ट, हम इसको ऐसे लिख देंगे,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 विल बी हाईएस्ट, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा K2 से। और ये सब इस तरह के पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये कंपैरिजन होगा सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप साइड से अवे मूव करते हैं। और रीजन इसका आप लिख सकते हैं, because the force of attraction between the adsorbent surface and the adsorbent molecules decreases as we move away from the adsorbent surface, ठीक है। और देखो पहला डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि पहला जो एड्सॉर्प्शन होता है वो बेयर सरफेस पर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसके बाद के जितने भी एड्सॉर्प्शन हुए हैं सभी साइड से अलग हुआ, मतलब साइड का एक मॉलिक्यूल ऊपर हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो अट्रैक्शन हुआ ये इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है। जो थर्ड लेयर बना वो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है। तो जो सरफेस की मैग्नेटिक पावर होता है वो पहले मॉलिक्यूल को ज्यादा मिलता है, बाकी सभी मॉलिक्यूल पर उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K2 K3 K4 विल बी मच लेसर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, ठीक है ना। अब एक चीज और, ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जैक्टली हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है ना। बट इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, मतलब बहुत ऑलमोस्ट बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। अब एक रफली आइडिया लिख सकते हो, मे नॉट बी परफेक्ट। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 100 है, तो ऑलमोस्ट ये 0.1 ऑर्डर का होता है, ठीक है ना। तो आप देखो K1 K2 के बीच में बहुत हाई डिफरेंस होता है, जस्ट ऐसे लिख दिया, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। K3 का जो वैल्यू होता है वो 0.09, तो आप देख सकते हो इनके बीच में स्मॉल डिफरेंस है, ये ऐसे 0.089। और इस तरह से ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस के साथ में डिक्रीज करते जाते हैं। तो यहाँ पर ना इक्वेशन ड्राइव करने के लिए जो बैट ने हमको डेरिवेशन दिया हुआ जैसा उन्होंने कंसीडर किया वैसा हम करेंगे। तो बैट ने ये बोला है कि इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आप ऐसे लिखेंगे, मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ, द वैल्यू ऑफ K2 K3 Kn will not be exactly equal, but the difference between any two of them is much negligible as compared to the difference between K1 and K2। पहला डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बाकी इन सभी में से किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस वेरी स्मॉल होता है। तो हम एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं, इन सबको इक्वल मान लेंगे। ये बैट थ्योरी का एक अप्रोक्सीमेशन या एजम्पशन है, इन सभी कांस्टेंट को हम इक्वल मान लेंगे। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन या यहाँ पर एक एजम्पशन लिया हुआ है। लेट ये मैं यहीं पे लिखता हूँ, लेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू K3 K4 और ये सब इस तरह से एंड सो ऑन Kn। और इन सभी की वैल्यू हम एक कॉमन रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kl मान लेंगे। हमने सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्वल मान लिया है, परफेक्ट इक्वल नहीं होता, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए इनको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लिया है। और फिर इन सभी के प्लेस पर एक कॉमन नोटेशन Kl लिख देंगे और ये डिफाइन कर देंगे, दिस Kl where Kl is the equilibrium constant, this Kl is the equilibrium constant for the following equilibrium। वो हम ऐसे लिख देंगे, सैचुरेटेड वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये कोरिलेशन है बस। मींस ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या लेफ्ट हैंड साइड सैचुरेटेड वेपर। और देखो इक्विलिब्रियम का पार्ट है, हम प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स को इनकम्प्रेसिबल मान के उनकी कंसंट्रेशन या एक्टिविटी 1 मान के चलते हैं कांस्टेंट। और सैचुरेटेड वेपर किससे डिसाइड होगी, पी नॉट से। और इसको भी आप डिफाइन कर देंगे, वेयर दिस पी नॉट इज द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मींस द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। आप देखो किसी भी वेपर का जब आप लिक्विफिकेशन करते हैं तो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर पर ही गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल होता है। तो ये पी नॉट सैचुरेटेड कंडीशन का प्रेशर है, ठीक है ना। और सैचुरेशन कब आएगी, आपने एक वेपर लिया हुआ था कंटेनर में, आप उसको प्रेशराइज करते जा रहे थे, तो एक ऐसी लिमिटिंग कंडीशन आ जाती है जिसके बाद यदि थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। वो जो कंडीशन आएगी वो सैचुरेशन कंडीशन है, और उस टाइम जो प्रेशर होगा वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होगा, और ये वेरी हाई होता है, ठीक है ना।
जब भी कोई गैस का लिक्विफिकेशन होगा वो हाई प्रेशर पर होगा। तो देखो ये क्वांटिटी वेरी हाई, तो वन को जब वेरी हाई से डिवाइड करेंगे तो केएल क्या आएगा, केएल विल बी वेरी स्मॉल। क्लियर है? तो ये अंडरस्टूड है, केएल की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी। तो ये बस ये कोरिलेशन है, जब भी हम किसी गैस का मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन करते हैं तो उसी गैस को जब हम लिक्विफिकेशन कंसीडर करते हैं तो उस गैस का इस इक्विलिब्रियम का जो केएल की वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट इतना ही आता है जितने सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे। इसलिए इन सबको हमने केएल के इक्वल लिखना है। आप फिर से देख लो, जिस गैस का मल्टीलेयर एडसॉर्प्शन कंसीडर किया है उस गैस के एक इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, जितनी कम वैल्यू इसकी आती है उतना ही लो वैल्यू इन सभी का आता है। इसलिए हम इन सब के प्लेस पर केएल लिख देते हैं, और केएल का फॉर्मूला क्या है, 1/P0। तो करो स्टेप अप्लाई। हम K1 को तो K1 ही लिखा रहने देंगे और इन सभी के प्लेस पर क्या कर देंगे, केएल लिख देंगे। मैं इसी को मॉडिफाई करने वाला हूं, आप इसको लिखो। ठीक है ना, या जो अप्रोक्सीमेशन है वो मैंने इधर लिख दिया। हमको करना ये है, इन सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को केएल के इक्वल मान लेना। ठीक है, और केएल का फॉर्मूला क्या है, 1/P0। तो इस वाले पार्ट को मैं रफ करता हूं। यस, ये मैंने रफ किया, आप ये और ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करो आप। तो देखो K1 को तो K1 ने लिखा रहने दिया, सभी फॉर्मूलों को एक बार फिर से लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया। K2 को क्या लिख देंगे, KL। ठीक है, और KL का फॉर्मूला क्या है, 1/P0, और ये सब किसके इक्वल, θ2/P θ1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर K3 क्या, तो क्या मान लिया हमने, KL, और KL के प्लेस पर क्या, 1/P0 इक्वल टू θ3/P θ2। ठीक है, और सेम यहाँ पर इसको भी KL लिख देंगे आप, 1/P0 θn/P θn-1। लिखो जल्दी से, आगे फिर देखते हैं। यहाँ तक का स्टेप देखो आप। हमने कुछ नहीं किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 को तो K1 ही लिखा रहने दिया है। ठीक है, और बाकी सभी कांस्टेंट के प्लेस पर हमने क्या किया, एक कॉमन नोटेशन KL लिख दिया, और KL का फॉर्मूला क्या है, 1/P0। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन का अगला स्टेप क्या, बेसिकली नेक्स्ट स्टेप, आप सिस्टमेटिक देखो, आप यहां तक आ गए हो, अगला स्टेप क्या, θ टोटल 1। तो टोटल एड्सॉर्प्शन तभी फाइंड आउट हो पाएगा जब आप सभी थीटा को निकाल लेंगे। मींस θ1 भी, आप देखो थीटा टोटल में क्या लिखेंगे, उसमें θ0 भी होगा, θ1 भी होगा, θ2 भी होगा, इस तरह के सारे थीटा आएंगे। ठीक है ना, जब सभी थीटा की वैल्यूज हमारे पास होगी उनको सम कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, थीटा टोटल। तब उसको किसके इक्वल लिखेंगे, हम 1 के इक्वल लिखेंगे। तो एक्चुअली हमें फाइंड आउट करने होंगे कि θ1 कितना है, θ2 कितना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सब हमें करना है। तो देखो इसके बाद, अब बस यहां से θ1 की वैल्यू क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड से दिखाता हूं आपको। यस, तो यहां से बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलोगे आप। θ1 कितना आ गया, K1P θ0, सही है। θ2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P/P0 और θ1। और θ1 का देखो ये सेम आंसर फिर से कॉपी कर दोगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P/P0 और θ1 के प्लेस पर कितना, K1P θ0। ठीक है, फिर θ3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो θ3 हो जाएगा P/P0 और क्या, θ2। फिर θ2 का यहाँ से आंसर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा P/P0 होल स्क्वायर और K1P θ0। हमने इस θ2 की कंप्लीट वैल्यू को यूज कर लिया। ठीक है, अब जनरलाइज देखो, K1P θ0 सभी में आ रहा है। ठीक है, और P/P0 की जो पावर आ रही है ये इससे एक कम आ रही है, यहाँ पे 3 है तो 2, 2 है तो 1, और यदि 1 है तो 0। तो ऐसे θ4 क्या लिखेंगे हम,
देखो K1 P θ 0 तो सभी में आएगा, जनरलाइज हो गया। और P/P0 भी सभी में आएगा, बस जो जो पावर आएगी इसकी वो इससे एक कम आएगी। 4 है तो यहाँ पर 3 आएगा। देखो 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो पहले वाले में भी 0 लिख सकते हैं आप। और जनरलाइज स्टेप में लिख दो, यदि θn होगा तो K1 P θ 0 और P/P0 होल पावर कितना, n-1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी थीटा हमने किस लिए फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें टोटल कवरेज फाइंड आउट करना है। फिर इनको सबको सम करेंगे। लिखो जल्दी से। करेक्ट है यहाँ तक। अच्छा एक और, अब अगला स्टेप ऐसे मैं दिखाता हूँ पहले। अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं, जो डेरिवेशन का एक तरह से कौन सा स्टेप है, नंबर 6 स्टेप। थीटा टोटल इक्वल टू 1 होता है, या मैक्सिमम कवरेज 1 में 100% होता है। इसको यूज करके θ 0 फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, तो अगला स्टेप है थीटा टोटल मस्ट बी इक्वल टू 1। थीटा टोटल मस्ट बी इक्वल टू 1। और एक्चुअली थीटा टोटल क्या होगा, θ 0 प्लस θ 1 प्लस θ 2 एंड सो। ये सब इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज देखो, माइंड में डाउट आता है कि θ 0 क्यों लिया है। तो एक्चुअली बिना इसके कभी भी 1 नहीं आएगा, 100% तभी आएगा जब आप इसको भी कंसिडर करते हैं। देखो एक बार, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों है। हम्म, इस डायग्राम को देखना ध्यान से आप। अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में टोटल कितने साइड्स दिखाए हमने, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 10। ठीक है, टोटल साइड्स यहाँ पर 10 है। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ θ 0 कितना है। तो θ 0 हमने बेसिकली क्या माना है, θ 0 इज द फ्रैक्शन ऑफ फ्री सरफेस। कितनी सरफेस हमारी फ्री है। तो एक, सॉरी दो साइड ऐसी हैं जो फ्री हैं, तो 2 साइड फ्री हैं और टोटल कितनी है 10। तो 2/10 लिखोगे या 0.2 लिखोगे। और परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20% है। आप तीनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। θ 0 में कितने साइड खाली हैं, 2 डिवाइडेड बाई टोटल साइड 10, तो 0.2 आएगा θ 0 या 20% आएगा। θ 1 देखो ऐसे, θ 1 में क्या, ऐसी साइड जहां पर एक साइड पर एक मॉलिक्यूल है। तो देखो ऐसी कौन सी साइड है। अच्छा देखो 3 और ये तो हमने कवर कर लिया। ये साइड थी हमारी वैकेंट साइड, 3 5 इसमें आ गया। अब साइड कौन सी बची, एक मॉलिक्यूल वाली, तो वो साइड है नंबर 7, और अकेले साइड है केवल ऐसी। तो एक साइड ऐसी है जो एक मॉलिक्यूल लगती है, डिवाइड बाई टोटल कितना 10, तो 0.1 या 10%। अब तो आप समझ गए। θ 2 देखो जल्दी से कितना, ऐसे साइड देखो जहां पर एक साइड पर दो दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक तो ये 1, एक ये 2 और एक ये 3। ऐसी हमने 3 साइड दिखा रखी हैं जहां पर एक साइड पर दो दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो θ 2 होगा 3/10 या 0.3 या 30%। फिर देखो θ 3, ऐसी साइड जहां पर एक साइड पे तीन तीन मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो ये हो गया, इसके अलावा एक ये है और एक ये है, ऐसी 3 साइड्स हैं। टोटल 10, 0.3 या 30%। और θ 4, जहां पर एक साइड पे चार मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ही साइड है नंबर 6, 1/10, 0.1, दैट इज 10%। अब टोटल करो, तो टोटल देखो 100% आ रहा है। ठीक है, टोटल इज 100%, और आना भी था 100%। इसको देख लो आप, ये 1 आ रहा, 1 में 100%। ठीक है, और ये 10/10 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये थीटा टोटल है। तो आप देखो इस थीटा टोटल की वैल्यू 1 तभी आ सकती है जब आप θ 0 को भी इन सभी में ऐड करते हो। θ 0 ऐड नहीं किया तो ये कभी भी 1 नहीं आएगा। तो ये इस बात का आंसर है कि थीटा टोटल में θ 0 भी आएगा। वापस आ जाओ अपने स्टेप पर लास्ट। तो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने थीटा टोटल में θ 0 क्यों लिया है। ठीक है ना, तो θ 0 आएगा, गलत नहीं है। अब देखो θ 0 को तो θ 0 ही लिखेंगे,
प्लस थीटा वन का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया K1P थीटा जीरो, ये अभी ड्राइव किया सब, K1P थीटा जीरो और P/P0 पावर 1, ये सब अभी ड्राइव किया, देख लेना, P/P0 पावर 2 एंड सो, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। और ये सब किसके इक्वल 1। अब देखो हमने ये रिजल्ट यूज कर लिया, ये लिखा हुआ है ना, ये सभी थीटा वन थीटा टू सबकी वैल्यूज का यूज कर लिया। वापस आ जाओ, कुछ कॉमन दिख रहा है क्लियर, थीटा जीरो, और कॉमन लेने के बाद ये सब बचने वाला, हमने थीटा जीरो बाहर निकाल लिया, P/P0 होल स्क्वायर, एंड ऑल दिस इक्वल टू 1। अब इसके बाद भी एक्चुअली फिर से देखो, 1 के बाद भी बाकी सभी में कॉमन है, 1 के बाद क्या कॉमन है, K1P, ये कैपिटल के ध्यान रखना, तो यहाँ से 1 बचेगा, इससे P/P0, फिर P/P0 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अगले में P/P0 लिखेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, सिमेट्री से भी लिख सकते हो आप, जनरलाइज रीजनिंग टाइप से, ठीक है ना। और ये सब इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर एक रिजल्ट यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट होता है, एक रिजल्ट ऐसा होता है कि 1 - x की होल पावर -1, हम इसको लिखते हैं 1 + x + x² + x³ और ट्रिकी अप्रोच ये याद रखो आप, इस -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया आपने, तो देखो 1 लिखा हुआ है और माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर एक्स की एक एक पावर इंक्रीज करते चले जाओगे, पूरे डेरिवेशन से आता है, पर एज ए ट्रिकी अप्रोच ऐसे याद रखोगे, जब भी ये रिजल्ट आपको याद रखना है तो इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 1 को 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर एक एक पावर इंक्रीज करते चले जाओ। तो देखना यहाँ भी तो इसी तरह का लिखा हुआ है, जो राइट हैंड साइड वो ऐसे लिखा हुआ है, 1 + x + x² + x⁻³ तो इस सीरीज को हम इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखते हैं देखो, अगला स्टेप, थीटा जीरो 1 + K1P, और इस सब को सीरीज को जब सम अप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम 1 - x, और x के प्लेस पर क्या है पर P/P0, और इस सब की होल पावर -1, ठीक है ना, वो रिजल्ट यूज कर लिया, इक्वल टू 1। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में या एक स्टेप तो यहाँ जाएगा मैं, थीटा जीरो, तो 1 + K1P, ये होल पावर -1 नीचे आके प्लस में लिख सकते हो आप, नीचे आके इसकी पावर +1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे जैसे हम लेंगे तो, और ये सब इक्वल टू 1। फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो मेन टारगेट था हमारा थीटा जीरो को फाइंड आउट करना, वो हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, इधर आ जाएगा और ये सब डिवाइड में आ जाएगा, प्लस K1P, कैपिटल K1, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थीटा जीरो। ये इसीलिए फाइंड आउट किया है, ये हमारा पहले से टारगेट फिक्स किया हुआ था, और इक्वेशन का नंबर इन केस अभी तक नहीं डाला है तो इसी को नंबर 1 डाल देना, देखो कहीं भी इक्वेशन नंबर नहीं था। हम्म, और ये भी देख लो आप, हमें एक्चुअली थीटा टोटल इक्वल टू 1 यूज करके थीटा जीरो का फॉर्मूला ड्राइव करना था, इसलिए हमने थीटा जीरो का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है, कहीं भी कोई नंबर नहीं डाला था तो इक्वेशन नंबर 1 ही डाल देंगे आप इसको, थीटा जीरो आ गया। अब बस एक स्टेप पर रीजनिंग और होगी, अगला स्टेप जो नंबर डायरेक्शन का, देखो अगला स्टेप क्या है, इसे ध्यान रखना कि क्या चल रहा है, हमें निकालना वी एड्सॉर्प्शन बाई वी मोनो, देखते हैं कैसे निकालेंगे, नंबर 7 स्टेप, स्टेप नंबर 7 डेरिवेशन का, 7th स्टेप, वी हैव टू फाइंड वी एड्सॉर्प्शन बाई वी मोनो, ठीक है ना, और यही किसी थ्योरी का टारगेट होता है, हमको
फ्रैक्शनल कवरेज निकालना होता है। तो आप ऐसे देखो, वी एड्सॉर्प्शन विल बी, वी एड्सॉर्प्शन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। तो ये आप इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन गैसियस मॉलिक्यूल साइट, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई टू गैसियस मॉलिक्यूल्स साइट, प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई थ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स साइट एंड सो ऑन। और हमने चार चार मॉलिक्यूल्स का भी एड्सॉर्प्शन दिखाया हुआ है, तो फोर तक लिख दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ऐसे देखो, जो मेन डायग्राम है आपको उससे समझ में आएगा ये वाला। एक्चुअली हमसे यदि कोई कहता है कि टोटल वॉल्यूम बताओ, यहाँ पे टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ, तो हम बोलेंगे कि ऐसे साइड काउंट कर लो जहां पर एक साइड पर एक मॉलिक्यूल था, इससे कितना वॉल्यूम आया, प्लस दो दो मॉलिक्यूल वाली साइड का वॉल्यूम, प्लस तीन तीन का वॉल्यूम, प्लस इस तरह से। और इसको आप थोड़ा ऐसे समझो, ठीक है ना, ये मुझे थोड़ा रफ करना होगा, आप इसको ऐसे समझना, या चलो ऐसे ठीक है, ऐसे दिखा है। आप ये मान के चलो, एक एजम्पशन मान लो, लाइट वॉल्यूम ऑफ वन गैसियस मॉलिक्यूल इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक गैस का मॉलिक्यूल, सॉरी एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आप देखो, इनकेस मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड द वी एड्सॉर्प्शन, ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन गैसियस मॉलिक्यूल साइड प्लस उन साइड से कितना वॉल्यूम आया जहां पर एक साइड पे दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैं हटा देता हूँ, इसका यूज नहीं करना है, ये सब हटाते हैं। फिर देखा उन साइड से कितना वॉल्यूम है जहां पर एक साइड पर तीन गैसेस मॉलिक्यूल है, और इस डायग्राम में टोटल हमने चार चार साइड, चार चार मॉलिक्यूल वाली साइड पे दिखाया हुआ है, फोर गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो देखो पहले एक मॉलिक्यूल वाली साइड देखो, एक मॉलिक्यूल वाली तो एक ही साइड है, तो इससे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ टोटल 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक गैसियस मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप ऐसे देखो दो दो मॉलिक्यूल वाली, तो एक तो साइड नंबर 1 है, एक साइड नंबर 4 है, और एक साइड नंबर 9 है। तो देखो 1 + 1 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से आ रहा है 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, प्लस तीन तीन मॉलिक्यूल वाली साइड देखो कौन कौन सी साइड है, एक तो ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, और एक ये वाली साइड है। तो एक गैसियस मॉलिक्यूल का 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो थ्री का कितना, 3 + 3 + 3, ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस चार मॉलिक्यूल वाली एक ही साइड है, तो इससे कितना 4 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो चार मॉलिक्यूल का 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल को आप यदि सम करके देखते हैं, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम आ रहा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। और आप काउंटिंग करो देखो, आप देखो टोटल साइड पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 20 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब ही तो आना था, क्योंकि एक मॉलिक्यूल कितना ऑक्यूपाइड करता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल कितना ऑक्यूपाइड होगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि साइड पे इनका नंबरिंग काउंट कर लिया है, टोटल ये 20 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आंसर परफेक्ट है, और इसको ऐसे लिखना गलत नहीं है। तो वहां पर हमने ये ऐसे लिखा था, जब भी टोटल वॉल्यूम एड्सॉर्प्शन फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, एक गैसेस मॉलिक्यूल वाली साइड से कितना आया, +2 वाले से, +3 वाले से, +4 वाले से। एक चीज देखो, ये टोटल 20 आ गया, पर एक्चुअली ये तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, हम तो एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं ना, हमको फॉर्मूला डिफाइन करना है। तो फॉर्मूला किसका, आप ऐसे देखो, इसको फॉर्मूले से, आप इसको फॉर्मूले से भी ले सकते हैं, Vm × θ1, Vm × θ1। और देखो जरा ध्यान से, θ1 की वैल्यू कितनी थी, जब ये डायग्राम अभी कैलकुलेशन आपको कराई थी वो मैंने रफ कर दिया, पर देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक्चुअली शायद कॉपी किया होगा, कॉपी नहीं कर पाए, पर θ0 एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं फिर से। हाँ, देखो हमने यहाँ पे टोटल θ4 तक की साइड दिखाया हुआ था, ये कैलकुलेशन आप देख लेना, मैंने करा दिया था आपको। θ0 कितना आया था, एक साइड खाली थी, तो ये था कितना 0.1, θ0 की वैल्यू, अभी कैलकुलेशन कराई थी सभी आपको। θ1 कितना था देखो, नहीं सॉरी, ये 0.2 था, जो वैकेंट साइड है, वैकेंट साइड दो साइड थे 0.2, अभी की थी कैलकुलेशन ये। θ1 एक गैसेस मॉलिक्यूल था 0.1 था, θ2 देखा था फिर दो दो मॉलिक्यूल वाली साइड, एक दो तीन, ये 0.3 था, तीन मॉलिक्यूल वाली भी तीन साइड थी 0.3 था, और θ4 0.1 था। ये कैलकुलेशन अभी कराई थी जो रफ किया था, और क्रॉस चेक कर लो टोटल,
टोटल ये बना रहा, ठीक है ना, सही किया हुआ दैट मीन्स 0.2 सेकेंड साइड का नंबर थीटा 1, आप चेक कर लेना, अभी आपको प्रीवियस डिस्कस किया है 0.1 थीटा 2, 3 मॉलिक्यूल 0.3, ये सब किया था अभी। तो अब ध्यान से देखो, वीएम, वीएम क्या मानते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, वीएम होता है वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू कंप्लीट मोनोलेयर कवरेज, ये वीएम होता है, कंप्लीट मोनोलेयर कवरेज, ये वीएम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड व्हेन वन लेयर इज कंप्लीटली कवर्ड। तो आप देखो किसी भी लेयर पर, फर्स्ट लेयर पर या सेकंड लेयर पर या थर्ड लेयर पर, यदि सारे के सारे 10 साइड ऑक्यूपाइड हो गए तो टोटल कितना वॉल्यूम आएगा एक लेयर पर। आप देखो ना मैक्सिमम कितने साइड है, 10 साइड है, एक साइड पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 की 10 साइड ऑक्यूपाइड हो गया तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रेजेंट डायग्राम में वीएम का वैल्यू 10 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ध्यान से देखो Vm θ1 ये लिखना गलत नहीं है, जो V1 GMS का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है Vm × θ1, तो Vm कितना 10 और θ1 कितना देखो 0.1, तो टोटल कितना आ गया, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने एक फॉर्मूला या एक एक तरह से सॉफ्टवेयर टाइप से इसका एक थ्योरी डेवलप कर दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्मूले से कैसे आएगा। तो जैसे ये 1 सेंटीमीटर क्यूब Vm θ1 है, तो बताना जरा ये 6 सेंटीमीटर क्यूब कैसा आएगा। आपके माइंड में सबसे पहले आता है Vm θ2 हो जाएगा, जनरली ये स्टेप आता है माइंड में कि जैसे 1 GMS को Vm θ1 लिखा तो V2 GMS जो होगा ये Vm θ2 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम 10 और θ2 कितना है देखो 0.3, तो कितना है एक्चुअली ये 3 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि है कितना 6। तो एक्चुअली गलत तो नहीं आ रहा, ये तो एक लेयर का आएगा ना, वीएम किसका होता है मोनो लेयर का होता है एक लेयर का, पर जहाँ पे दो दो मॉलिक्यूल साइड पे वहां पर ऐसा डबल आएगा ना, एक पहले लेयर पर और एक अगले लेयर पर, तो उसको ऐसे करेंगे, अब जब भी ऐसा आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो फिर ये 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर क्यूब क्लियर दिख जाएगा। तो V2 GMS का फॉर्मूला क्या बनेगा 2Vm θ2, मतलब ये ऐसा दो बार आएगा Vm θ2 प्लस Vm θ2 विल बी 2Vm θ2 प्लस, तो ऐसे ही कब आएगा ये 3Vm θ3। अब तो रीजनिंग क्लियर है, अब समझ गए हो क्या, आप कर सकते हो, करो जल्दी से। तो हमको बस ये करना था V1 GMS V2 GMS के फॉर्मूले हमने डेवलप कर लिए। अब देखो डायरेक्शन कहां पर चल रहा था मेन यहाँ पर दिस वन, तो ये अभी आपको डेवलप करके दिखा दिया है V1 GMS Vm θ1, ये सब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर एक्चुअली आपको सब क्लियर कर दिया है कि कैसे डेवलप हुआ। V2 GMS में 2 से मल्टीप्लाई होगा Vm θ2, या आप ऐसे करो इसको इजी करो, आप पहले तो ऐसे लिख लो 1 GMS Vm θ1, 2 GMS Vm θ2, V3 GMS Vm θ3, इस तरह से लिखते चले जाओ V4 GMS Vm θ4, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखो θ1 में 1 का मल्टीप्लाई, θ2 में 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई। अब राइट हैंड साइड में क्लियर दिख रहा है Vm कॉमन है, और बचा क्या θ1 प्लस 2 θ2, बस इसके बाद अगला स्टेप बैट इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, और ये 4 θ4, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। इस Vm को डिवाइड में ले आओ, बिकॉज मेन टारगेट क्या है स्टेप नंबर 7 का, वी एडजॉर्प्शन बाई वी मोनो की वैल्यू फाइंड आउट करना, फ्रैक्शनल कवरेज, और इनके एक्चुअली फॉर्मूले यूज करेंगे आप। फॉर्मूले क्या, जनरल फॉर्मूला लिख दो आप, अभी ये ड्राइव किए थे, कोई भी θn कितना आता है K1 P θ0 सभी में आता है, और P/P0 की पावर एक कम आती है, जो भी यहाँ पर n लिखा हुआ है इससे एक कम पावर आती है, इसको जनरलाइज यूज कर लो आप, और एक बार क्रॉस चेक भी कर लो, इतना ही था क्या, देखो ये θn क्या होता है K1 P θ0 P/P0 की पावर n-1, तो एक्चुअली यहाँ पर θ1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, केवल K1 P θ0 प्लस 2, वहां से लिख देंगे θ2
पी बाई पी नॉट होल स्क्वायर, सॉरी पावर बनाएगी, 2 में पावर बनाएगी, 1 में 0 आएगी, और इस तरह का लिखते चले जाएंगे। And so, ठीक है। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, क्लियर? राइट हैंड साइड में के वन पी थीटा जीरो सभी से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? ये सब बचेगा, ठीक है। एंड सो और फिर से देखो एक मैथमेटिकल रिजल्ट यूज करने वाले हैं, बस ये डायरेक्शन कंप्लीट होने वाला है, एक रिजल्ट और यूज करेंगे। देखो 1 - x⁻⁻n, तो देखो पहला स्टेप तो 1 प्लस, ट्री की अप्रोच याद रखो, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा nx, प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 2 प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 3। बस कॉन्सेप्ट याद रखो, पूरा लेंथी फॉर्मुला याद निकलना है, उसमें एनसी0 एनसी1 एनसी2 इस तरह का बाइनोमियल सीरीज होता है, उसमें नहीं जाना है। आप ऐसे याद रखो, पहला टर्म तो 1, फिर इसका मल्टीप्लाई प्लस एन एक्स, फिर कुछ कांस्टेंट वैल्यू एक्स की एक पावर ज्यादा, फिर ऐसे आता चला जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखो, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, यदि कोई क्वांटिटी वेरी स्मॉल होती है, तो इसकी जो हायर पावर्स होती है ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जितनी भी हायर पावर्स हैं विल बी नेग्लिजिबल, विल बी नेग्लिजिबल। यदि कोई वैल्यू स्मॉल है तो उसकी हायर पावर्स तो और भी नेग्लिजिबल होता है। आप इसको सिंपली ऐसे देख लो, एक बहुत सिंपल अप्रोच, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 0.1 है, तो एक्स स्क्वायर देखो कितना आएगा, 0.0 बनाएगा ना, तो ये क्वांटिटी तो और भी नेग्लिजिबल हो गया। एक्स की जब पावर माइनस क्यूब करेंगे तो और भी स्मॉल वैल्यू आएगी, तो उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर आ जाओ, जब एक्स की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है तो स्मॉल क्वांटिटी की हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, और क्या मान लेंगे इनको, नेग्लिजिबल में जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट केवल क्या बचेगा, 1 - x⁻⁻l विल बी सिंपली 1, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे प्लस एन एक्स। तो सिंपली हमको ये यूज करना है। बट कब होगा ऐसा, ऐसा तभी होगा व्हेन x इज वेरी स्मॉल। कंडीशन अप्लाई, जब x वेरी स्मॉल होगा तब आप केवल दो टर्म लिखने से काम चला सकते हो, बाकी सारे टर्म नेग्लिजिबल हो जाएंगे। अब यहां पर कंपेयर करो, देखो 1 + n x प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये भी तो उसी टाइप का रहा है जैसा ये लिखा हुआ है, दिस वन, ठीक है। जो राइट हैंड साइड है वो इस वाले साइड से मैच कर रहा है। और यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी जो अपना एक्स है ये भी तो वेरी स्मॉल है, क्योंकि आपको पहले बताया हुआ है पी नॉट क्या था, किसी भी गैस का जो लिक्विफिकेशन होता है वो वेरी हाई प्रेशर पर होता है, पी नॉट इज वेरी हाई। तो जब पी नॉट वेरी हाई है तो पी बाई पी नॉट क्या होगा, वेरी स्मॉल, ठीक है। दिस विल बी वेरी स्मॉल, और यही तो एक्स है जब आप कंपेयर कर रहे हैं, यही यहाँ पर एक्स का है। तो अपने इस राइट हैंड साइड में भी ये जो एक्स है ये वेरी स्मॉल है, तो केवल इतने से काम चला सकते हैं आप, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो सिंपली k1p θ0 क्या लिख देंगे, देखो 1 + n x को क्या लिखेंगे, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब रिवर्स यूज करेंगे, 1 + n x को उल्टा हम क्या लिख सकते हैं, 1 - x⁻⁻n। बस x के प्लेस पर देख लो क्या है, x के प्लेस पर कितना है एक्चुअली, 1 - p/p0 और होल पावर -2। क्रॉस चेक कर लो, जैसे आप इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही स्टेप आ जाएगा, दैट मीन्स हमने सही किया हुआ है, ठीक है। करो जल्दी से इसको। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा सब ये। और डेरिवेशन में जो आपको पहले ही स्टेप लिखे थे उसके अकॉर्डिंग हमको वी एडजॉर्प्शन बाई वी मोनो मिल गया। तो देखो हमने फाइंड आउट कर लिया वी एडजॉर्प्शन बाई वी मोनो, ये आ गया वी एडजॉर्प्शन बाई वी मोनो, और ये रिजल्ट आ गया k1p θ0, इसको अलग लिख दिया है, और डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा 1 - p/p0 होल पावर 2, ठीक है। और देख लो जो स्टार्टिंग में आपको स्टेप्स बताए थे, देखो
हमने बताया था ना कि हम सेवंथ स्टेप में क्या करने वाले हैं, इस तरह का फॉर्मेट लेकर आएंगे और बस थीटा जीरो की वैल्यू यूज कर लेंगे। तो देख लो ये फॉर्मेट आ गया, यही फॉर्मेट अचीव कर लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और थीटा जीरो की वैल्यू आप देख लो, जिसको एक क्वेश्चन नंबर वन सपोज किया था। आप देख लेंगे इक्वेशन वन में, तो थीटा जीरो की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से देख लो आप, वहां पर आया था 1 - p/p0 और डिवाइडेड बाई 1 - p/p0 और प्लस k1p। ये थीटा जीरो की वैल्यू लिखा हुआ है, दिस वन, ये होल थीटा जीरो की वैल्यू था इक्वेशन नंबर वन के अंदर। देख लो स्टेप थीटा जीरो, जीरा सेम ही थिंग है, हमने थीटा जीरो की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से ही कॉपी कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। और ऐसा लिखने से आप देखो कुछ कैंसिलेशन हुआ है, इस ब्रैकेट की एक पावर इस टू को कैंसिल आउट कर देगी, तो फाइनली जो बचा ये फाइनल आंसर है। और इसी को बैट इक्वेशन बोलना गलत नहीं हो। V adsorption by V mono will be simply K1P upon 1 - P/P0 और 1 - P/P0 plus K1P. This is also one of the form of the बैट इक्वेशन। ये भी बैट इक्वेशन की एक फॉर्म है। इक्वेशन नंबर टू, बैट इक्वेशन लिखना गलत नहीं है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो बैट इक्वेशन। लिखो यहां तक, हमने बैट इक्वेशन का एक फॉर्मेट ड्राइव कर लिया जिसको बोलेंगे वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द बैट इक्वेशन, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। यस, तो ये सेवंथ स्टेप कंप्लीट हुआ। अब देखो ज्यादा स्टेप नहीं बचे हुए हैं, कॉपी कर लिया शायद आपने। हाँ, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये वाला जो हमने किया था, ये स्टेप कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आ गया डायरेक्शन। अच्छा, इसी को बैट इक्वेशन बोलना गलत नहीं है, ये स्टेप भी कंप्लीट है। बट ये बैट आइसोथर्म क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग बैट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे। तो आप डालेंगे बैट आइसोथर्म। ठीक है, बैट आइसोथर्म, इसके बाद बैट आइसोथर्म। तो एक्चुअली बैट आइसोथर्म is a plot of P upon P0 minus P 1/V adsorption versus P/P0। मतलब इस वेरिएबल को जब आप इसके वर्सेस प्लॉट करेंगे तो उससे जो भी आएगा उसको हम बैट आइसोथर्म बोलेंगे। तो ये ग्राफ भी हमको प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पर लेके चलेंगे हम P/P0 minus P 1/V adsorption एंड दिस इज टू बी प्लॉटेड वर्सेस P/P0। तो ये हमारा एक्स वेरिएबल है, एक्स एक्सिस पर ही आना चाहिए, और ये हमारा वाई वेरिएबल है। अब ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक मेथड, जो भी वर्सेस से पहले लिखा होता है आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किससे, लास्ट वाले स्टेप से। देखो लास्ट स्टेप क्या चल रहा है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बस आप इस तरह का रीजनिंग रखो, हमें बैट आइसोथर्म ये प्लॉट करके दिखाना। ठीक है, दिस वन। तो लास्ट स्टेप यूज कर लो, हमारे पास फॉर्मूला क्या गया, V adsorption बाई V mono इक्वल टू K1P अपॉन 1 - P/P0 और प्लस K1P, कैपिटल K1 है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है हमारे पास। इसी को बैट इक्वेशन बोलना गलत नहीं है, बस आपको इस इक्वेशन को इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना है। इसको चेक कर लेना, ये सही लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप K1P अपॉन ऐसे लिखा हुआ है, दिस वन, ये ड्राइव किया था ना अभी, इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे आगे। यस, तो अब देखो इसको, हाँ, अपने अकॉर्डिंग ना कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। आप ये टारगेट रखो, हमें P/P0 के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करना है, तो कहीं भी P आ रहा उसके अपन में P0 भी आना चाहिए, कहीं भी P आ रहा है तो उसके अपन में P0 भी आना चाहिए।
और वो मेंटेन करने के लिए पी नॉट से मल्टीप्लाई पी नॉट से डिवाइड कर लिया। तो जहां पर ऑलरेडी पी बाई पी नॉट है उसमें कुछ नहीं करना, जिसमें केवल पी था उसके अपॉन में पी नॉट लिखो, तो ऊपर भी पी नॉट लिखना होगा। तो एक तरह से पी नॉट का मल्टीप्लाई पी नॉट का डिवाइड कर लिया। ठीक है, करेक्ट। अब ये भी रिकॉल करो, के एल का फॉर्मूला क्या था, 1/P0। तो यहां से पी नॉट क्या हो जाएगा, 1/KL। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, इस वाले पी नॉट को तो इससे एडजस्ट करके लिखेंगे हम, इस वाले पी नॉट को इसके साथ एडजस्ट करके लिखना है। और जो बाकी पी नॉट बचा हुआ है, ये जो पी नॉट बचा हुआ है, इस पी नॉट के प्लेस पर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, इस वाले पी नॉट के प्लेस पर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखो लिखते हैं, अगला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड सेम चल रहा है। तो देखो K1 इस पी नॉट को इसके अपॉन में लिखा, P/P0। और इस पी नॉट के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1/KL सिंपली। तो करेक्ट लिखा हुआ है। सेम चीज नीचे करो आप, प्लस K1, ये वाला पी नॉट पी के अपॉन में लिख दिया, और इस पी नॉट के प्लेस पर 1/KL लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब बस एक स्टेप और, ये वाला K1 और ये KL, ये वाला K1 और ये वाला KL। अब देखो ध्यान से, ऊपर भी नीचे भी K1/KL बनना है। तो देखो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो नेट वैल्यू कांस्टेंट आएगी, इसको हम सी मान लेते हैं और इसको बोलेंगे बैट कांस्टेंट, ब्रूनर इमेट टेलर कांस्टेंट, बीईटी कांस्टेंट। इसकी कैलकुलेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये बैट इक्वेशन में इसको रेशो को सी मान लिया। तो हम ये स्टेप रिप्लेस करने वाले, K1/KL को सी लिख देंगे। तो देखो मॉडिफाई जो स्टेप होगा अभी ये स्टेप हो जाएगा एक्चुअली, लेफ्ट हैंड साइड सेम चल रहा है। तो ऊपर आएगा सी P/P0, नीचे लिखेंगे इसको 1 - P/P0, यहाँ भी 1 - P/P0, प्लस यहाँ भी इस K1/KL को लिख देंगे C, और बाकी बचा हुआ है P/P0। अब देखो टारगेट ही चल रहा है, एनी हाउ हमको ये वैल्यू एलिमिनेट करना है। तो देखो बनना है इससे अभी, आगे देखते हैं इसको। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है वी एडजॉर्प्शन बाई वी मोनो। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे हम, ये पूरा राइट हैंड साइड में जो नीचे लिखा हुआ है, ये सी P/P0, और इनटू में क्या आएगा वी एडजॉर्प्शन, उसको वीएम को राइट में ले जाओ, और P/P0। ठीक है, तो देखो यहां तक स्टेप्स आए थे, सही किया हुआ है। हम्म, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। और देखो बिकॉज ये टर्म जनरेट करना है P/P0 - P, तो यहाँ पर पी नॉट का सिम ले लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो एक्चुअली ये टर्म जनरेट हो जाएगा P0 - P। इसमें एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं P/P0 को, तो यहाँ से C बचेगा, इसको बाद में लिखते हैं P/P0 और +1। टर्म्स को आगे पीछे अरेंज कर लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी एडजॉर्प्शन, अच्छा एक काम और करते हैं, इस CVM को लेफ्ट में ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा, और इस वी एडजॉर्प्शन को राइट में ले जाओ, और एक टर्म शायद कैंसिल आउट है, कौन सा, ये वाला P0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस P0 - P को राइट में डिवाइड में ले जाओगे, तो एग्जैक्टली देखो पूरा फैक्टर ये वाई पैरामीटर हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, और इस क्वांटिटी को अंदर ले आएंगे ब्रैकेट के अंदर, और उससे पहले इन दोनों में कॉमन भी ले लेंगे, या चलो अंदर बाद में लाना, पहले कॉमन लो। तो C - 1 और P/P0, एक बार में एक स्टेप किया, इन दोनों टर्म से कॉमन लिया, अभी इसको अंदर मूव नहीं किया। ठीक है, और +1,
और बटे में क्या, अपॉन में क्या है, 1/CVM, अपॉन में 1/CVM है, और ये वाला फैक्टर इधर राइट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P अपॉन कितना, P0 - P, और 1/V एडजॉर्प्शन। तो देखो ध्यान से, हमने y पैरामीटर परफेक्टली जनरेट कर लिया। अब बस एक स्टेप लास्ट है, इस 1/CM या CVM को अंदर ऑपरेट कर दो। तो लास्ट स्टेप, इस डेरिवेशन का लास्ट स्टेप हो जाएगा ये दिस वन। हम इस राइट हैंड साइड को पहले लिख देंगे, P अपॉन P0 - P 1/V एडजॉर्प्शन इक्वल टू, ये CVM डिवाइड में आएगा तो बनेगा C - 1/CVM, पहला टर्म, और साथ में P/P0, और प्लस 1 के अपॉन में भी 1/CVM। एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बैट इक्वेशन। वो पहले वाला भी गलत नहीं था कि बैट इक्वेशन तो जहां से स्टार्ट किया था, बट दिस इज द स्टैंडर्ड बैट इक्वेशन। नंबर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बैट इक्वेशन, लिख देंगे आप पूरा वर्ड। ठीक है। और बैट आइसोथर्म क्या, आप ग्राफ दिखा देंगे। तो आप ध्यान से देखो, y = mx + c टाइप आ गया। ठीक है। अब मैं अगले पेज से कर देता हूँ उसको, कॉपी करो जल्दी से। तो फाइनली देखो, हमने ड्राइव कर लिया। ये हमको जो प्लॉट करना था वो था P अपॉन P0 - P 1/V एडजॉर्प्शन, और वर्सेस P/P0, ये प्लॉट करना था। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ये फाइनली आ गया सॉल्व करके। P/P0 और प्लस 1/CVM। अब देख लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। जो वर्सेस से पहले होता है ये हमारा y वेरिएबल होता है कंप्लीट। जो वर्सेस के बाद होता है ये x वेरिएबल होता है। और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन y = mx + c से कंपेयर कर देते हैं। तो c से कंपेयर करने से, सॉरी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने से स्लोप इंटरसेप्ट हमको मिल जाता है। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, C - 1/CVM, दिस विल बी द स्लोप। और इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/CVM। और एक्चुअली दोनों आंसर ये आएंगे पॉजिटिव, क्योंकि बैट कांस्टेंट ना, ये वैल्यू 1 से कम कभी नहीं आएगी। देखेंगे लॉजिक इसका भी। और स्लो पॉजिटिव में शॉर्टकट ऐसी लाइन आएगी, और इंटरसेक्ट पॉजिटिव में जो वाई एक्सिस होगा ये ऊपर से इंटरसेक्ट होगा। कंबाइन कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा बैट आइसोथर्म। फाइनल स्टेप ऑफ दिस डेरिवेशन, बैट आइसोथर्म, जिसमें हमको प्लॉट करना होता है P अपॉन P0 - P 1/V एडजॉर्प्शन वर्सेस P/P0। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, पॉजिटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अच्छा, ये वैल्यू आपके माइंड में आएगा कि सी का वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि यदि सी का वैल्यू 1 से कम हो गया फिर तो नेगेटिव आ जाएगा। एक्चुअली सी देखो, हमने सी किसके प्लेस पर लिखा हुआ है, देखो कहीं भी डायरेक्शन में सपोज किया था हमने, सी कंसिडर किया हुआ था इन प्लेस ऑफ K1/KL, और KL क्या था, KL था 1/P0। तो ये P0 ऊपर आएगा तो K1 P0 हो जाएगा। और P0 कैसी क्वांटिटी थी, वेरी हाई। तो सी, P0 इज वेरी हाई, तो सी की वैल्यू भी ना 1 से बहुत हाई होती है, तो ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो ये आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो डेरिवेशन बैट इक्वेशन का कंप्लीट है, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन था बट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हमने इसको ब्रेक करके बहुत इजीली दिखाया हुआ है। एक बार एक काम करते हैं, पूरे डेरिवेशन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि फाइनली हमने किस तरह से क्या दिखाया था। तो देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू, किस तरह से हमने डेरिवेशन किया था। देखो, ओवरव्यू यही है। सबसे पहले थ्योरी के पोस्टुलेट कि मल्टीलेयर एडसॉर्प्शन होता है, मल्टीलेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है वो दिखाई, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के टर्म में, फिर थीटा के टर्म में, इनका कंपैरिजन, टोटल 1 लेकर थीटा 0 फाइंड आउट किया। इस फॉर्म को ड्राइव करते हैं, थीटा 0 की वैल्यू अप्लाई किया, फाइनली मिल जाती है बैट इक्वेशन। और देखते हुए चले जाओ, पहले हमने ऐसे दिखाया हुआ था, ये इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दिए थे। ठीक है ना, एक ओवरव्यू। यही काम करते हैं, इन सभी रिजल्ट को समराइज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, समरी ऑफ बैट इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव अप्रोच,
हमें क्वेश्चन के लिए क्या क्या याद रखना होगा? ठीक है, मेनली रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप के एन का जनरल फॉर्मूला याद रखो। के एन क्या था? कंसेंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और ये शायद इतना आएगा। nth स्टेप का जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे सबसे पहले, और कोरिलेट आप करते चलेंगे कि हमने कहाँ पर किया था। देखो सबसे पहले ये, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, दिस वन, nth स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दिस वन ही रहा। कंसंट्रेशन जी एन एस अपॉन पी, और पी हमने किसके प्लेस पे लिया हुआ है? गैस की कंसंट्रेशन के प्लेस पर हम ये वाला स्टेप यूज कर रहे हैं। तो नीचे जी और जी एन माइनस वन एस, ठीक है ना। तो प्रेशर हमने किसके प्लेस पे लिया हुआ है? कंसंट्रेशन के प्लेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ जी आएगा और कंसंट्रेशन जी एन माइनस वन एस, और इसी को थीटा की टर्म में क्या लिखा था? ऊपर तो आता है थीटा एन डिवाइडेड बाई गैसेस कंसंट्रेशन के प्लेस पर पी और थीटा एन माइनस वन, ठीक है। तो ये के एन का जनरल फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। के एन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थीटा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, थीटा एन अपॉन पी थीटा एन माइनस वन। फिर यहाँ से सभी थीटा फाइंड आउट किए थे, और थीटा टोटल इक्वल टू वन। ये रिजल्ट का यूज करते हुए हमने यहाँ से थीटा जीरो फाइंड आउट किया था, और थीटा जीरो कितना आया था? वन माइनस पी बाई पी नॉट डिवाइडेड बाई वन माइनस पी बाई पी नॉट और प्लस के वन पी। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ये फॉर्मूला थीटा जीरो का आया था, ठीक है ना। समरी करें तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थीटा जीरो, हाँ इतना ही आया था। और फिर इसके बाद में ये रिजल्ट आया था वी एडजॉर्प्शन बाई वी मोनो। बेसिकली तो आया था के वन पी थीटा जीरो बाई वन माइनस पी बाई पी नॉट होल स्क्वायर, और जब इसको सिंप्लीफाई किया था तो रिजल्ट इतना आया था के वन पी अपॉन वन माइनस पी बाई पी नॉट, और सेम यही फैक्टर अंदर वन माइनस पी बाई पी नॉट और प्लस के वन पी। इसको भी हमने बेट इक्वेशन बोला था, ठीक है ना। क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ सही लिखा हुआ है, करेक्ट है। और इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म बेट इक्वेशन की, बेट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला था, और इसी से क्वेश्चन आता है एक्चुअली, पी अपॉन पी नॉट माइनस पी वन बाई वी एडजॉर्प्शन इक्वल टू सी माइनस वन बाई सी वी एम पी बाई पी नॉट और प्लस वन बाई सी वी एम। एक बार क्रॉस चेक कर लो, लिखने में कोई मिस्टेक हुआ तो आप करेक्ट कर लेना, सही लिखा हुआ। और इसी को ग्राफिकली दिखा दिया था नंबर फाइव, जिसको बोलते हैं बेट आइसोथर्म। एक्चुअली इस ग्राफ को ही बोलते हैं बेट आइसोथर्म। वाई पैरामीटर ये था पी अपॉन पी नॉट माइनस पी वन बाई वी एडजॉर्प्शन और वर्सेस पी बाई पी नॉट। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाता है जिसका स्लोप होता है सी माइनस वन बाई सी बी एम। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, या बेटर होगा ये रिजल्ट में अलग से लिख देता हूँ। ये तो बेट आइसोथर्म है, और इसके साथ स्लोप इंटरसेप्ट के जो फॉर्मूले एसोसिएटेड होते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला याद रखेंगे सी माइनस वन बाई सी वी एम, और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद रखेंगे आई फॉर इंटरसेप्ट वन बाई सी वी एम। और एक ये भी याद रखेंगे हमने बैट कांस्टेंट किसके प्लेस पे लिया था? के वन अपॉन के एल के प्लेस पर। और एक फॉर्मूला के एल का भी याद रखेंगे, के एल हमने क्या माना था? इन प्लेस ऑफ वन बाई पी नॉट। सो दिस इज द होल समरी ऑफ बैट इक्वेशन डेरिवेशन, ठीक है ना। ये रिजल्ट याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, जल्दी से कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करोगे। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे हुए हैं। यस, देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, बैट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स। हाँ पहले इसको देखते हैं। तो गेट में था कभी ये?
अब देखो ये सब दिया हुआ है जेड अपॉन वन माइनस जेड वी। आप बस इतना देखना जेड की वैल्यू क्या, पी बाई पी नॉट। तो अब जैसे यहाँ पे जेड की वैल्यू पी बाई पी नॉट रखेंगे तो ये पी बाई पी नॉट अपॉन नीचे भी वन माइनस पी बाई पी नॉट और वन बाई वी। वी को कॉमन एलसीएम लेंगे नीचे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर बचेगा पी बाई पी नॉट और नीचे हो जाएगा पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट। ये पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बाई वी। तो ध्यान से देख लो ये वही वेरिएबल है जो हमने स्टैंडर्ड लिया था। फाइनली जो बच रहा है वो यही आ रहा है, पी अपॉन पी नॉट माइनस पी और वन बाई वी एडजॉर्प्शन। ये वाई वेरिएबल हमको सेम दिया हुआ है जो हमने अपने डेरिवेशन में लिया हुआ था, ठीक है ना। ये विजिबल है आपको शायद। हाँ। आपको अल्टीमेटली बस यही बताया हुआ है कि ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है आप जब इसके अंदर इस जेड का ये वाला वैल्यू यूज करेंगे तो हमको सेम वाई वेरिएबल मिल जाएगा। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, जेड अपॉन वन माइनस जेड और वन बाई वी। जेड आपको दिया हुआ है पी बाई पी नॉट, यहाँ भी वन माइनस पी बाई पी नॉट, शायद ऊपर विजिबल नहीं था, वन बाई वी। यहाँ पर बस एलसीएम लेंगे आप, पी बाई पी नॉट और ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट। देखो ये पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और वन बाई वी। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वही बेसिकली ग्राफ दिया हुआ है। देख लो यही तो हमारा वाई वेरिएबल था, पी अपॉन पी नॉट माइनस पी वन बाई वी, ठीक है। अपने सेटअप का या डेरिवेशन का वाई वेरिएबल यही था जो इसने दिया हुआ है। देख लो वाई वेरिएबल यही था, ठीक है। वापस वहीं पर आते हैं क्वेश्चन पे। तो कंफ्यूज करने के लिए ना उसने वाई वेरिएबल को डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ था। तो बेसिकली वाई वेरिएबल सेम है। और देखो एक्स वेरिएबल ये तो वाई वेरिएबल होगा जिसको प्लॉट किया है। और किसके वर्सेस है, जेड के वर्सेस। तो एक्स वेरिएबल भी सेम दिया हुआ है जो अपने डेरिवेशन का था, पी बाई पी नॉट। तो दैट मीन्स अपना ही डेरिवेशन स्टैंडर्ड है। अब देखो इसका क्या क्या दिया हुआ है। ये तो इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था, वन बाई वी एम, अभी ड्राइव करके दिखाया। और एक स्लोप दिया हुआ है, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, वन सॉरी सी माइनस वन बाई सी वी एम। तो बस ये यूज करने वाले हैं। तो स्लोप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बेसिक फॉर्मूला सी माइनस वन बाई सी वी एम होता है। और इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, स्लोप दिया हुआ है वन इंटू टेन पावर माइनस थ्री, सिंपली टेन पावर माइनस थ्री पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये रीडिंग दिया हुआ है टेन पावर माइनस थ्री पर मिलीमीटर क्यूब। और इंटरसेप्ट देखना आप, बेसिक फॉर्मूला होता है वन बाई सी वी एम। और क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ था दिस वन, फोर इंटू टेन पावर माइनस सिक्स। ये दिया हुआ है फोर इंटू टेन पावर माइनस सिक्स पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर वन और ये क्वेश्चन नंबर टू। और सॉल्व क्या करा है हमसे, देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम कोरिस्पॉन्डिंग टू मोनोलेयर कवरेज, दैट मीन्स वीएम। हमको वीएम फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। आगे सॉल्यूशन देखो। तो डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन नंबर टू। अब देखो इतना तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, यहाँ पर मैं यहीं पे डिवाइड का साइन दिखा देता हूँ। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, ये सीवीएम को कैंसिल आउट कर देगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सी माइनस वन बचा केवल, यहाँ पे अपॉन में वन लिख सकते हो, वाला वन बचा। ऊपर देखो उसको आप लिखेंगे टेन पावर माइनस थ्री अपॉन फोर और नीचे इसको ब्रेक करके लिख दो टेन पावर माइनस थ्री इंटू टेन पावर माइनस थ्री। एक टेन पावर माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर आके टेन पावर प्लस थ्री में वन थाउजेंड हो जाएगा बाई फोर, और वन थाउजेंड बाई फोर में टू फिफ्टी होता है। तो सी माइनस वन तो टू फिफ्टी आ गया, दैट में सी कितना हो जाएगा, टू फिफ्टी प्लस वन, दैट इज टू फिफ्टी वन हो जाएगा। सी की वैल्यू टू फिफ्टी वन। अब इक्वेशन नंबर वन से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन नंबर टू से हम इसको मॉडिफाई करेंगे। नंबर टू से वीएम को हम लिख पाएंगे वन बाई सी और इंटू फोर इंटू टेन पावर माइनस सिक्स पर मिलीमीटर क्यूब। और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। सी की वैल्यू आ गई टू फिफ्टी वन इंटू फोर
10⁻⁻6, ये यूनिट ऊपर आके हो जाएगी मिलीमीटर पावर +3। अब देख लेना, ऊपर ही 10⁻6 में कितना आ जाएगा, और नीचे 251 × 4, तो आप डिवाइड करके देख लेना, ये समथिंग 996 आ जाता है, पॉइंट समथिंग मिलीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली आंसर यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। आप चेक कर लेना, मैंने तो डायरेक्ट ऐसे देखा, देखो ये ऑलमोस्ट 1000 नियरली, तो 3 यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 1000 के अराउंड आएगा, बट ये क्योंकि ज्यादा वैल्यू तो 1000 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, और ऐसा आंसर जो 1000 के क्लोज है वो सबसे क्लोज यही वैल्यू, और आप परफेक्ट सॉल्व करके देख लेना, आंसर मैच होगा। ठीक है, अब कर लो कैलकुलेशन। 996 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। 996, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन देखने में लगेगा बहुत भयंकर क्वेश्चन है, पर ये भी सिंपल है, नेट में पूछा हुआ था, और देख लो यहाँ भी सेम ग्राफ है, ये भी। अब जैसे जेड के प्लेस पर P/P स्टार, ये P नॉट है बेसिकली, स्टार लो या P नॉट लो, तो सेम वही इक्वेशन है जो हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ था। ठीक है, ये देख लो वाई वेरिएबल दिया हुआ सेम, अभी जो क्वेश्चन क्या था उसमें भी ये था, अब दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। बस यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट देखो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, स्लोप की वैल्यू ये दिया हुआ है, इंटरसेप्ट की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इससे स्टार्ट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्लोप, अब ऐसे लिखा शॉर्ट में, बेसिकली C-1/CVm होता है, और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है दिस वन, स्लोप का दिया हुआ है 0.0761, 0.0761, आप चेक करके लिखना 0.0671, और शायद पर सेंटीमीटर की वैल्यू 0.0761, सही लिखा है ना, हाँ, पर सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा भी क्या था। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बेसिकली होता है 1/CVm, और हमको कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ये 4.66 10⁻⁻4। ठीक है ना, 4.66 10⁻⁻4, ये इंटरसेप्ट, इसको कॉपी करते हैं, 4.66 10⁻⁻4 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप, और फिर से पहले आप बैट कांस्टेंट तो फाइंड आउट कर ही लो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में सी बी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल C-1 बचेगा, इसको इससे डिवाइड करो, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। आप जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करो, शायद 163 के अराउंड आती है, सॉल्व करके देखो। ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट की वैल्यू मैंने सॉल्व करके देखा था ये, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है ना, आप सही से वैल्यू करना, तो 163.3047 आती है, 3047 समथिंग की वैल्यू आ जाएगी, तो सी का वैल्यू एक ज्यादा हो जाएगा, सी वैल्यू हो जाएगी 164.3047। ठीक है, ये क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, सी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है देखो, हम्म, हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, और हमें एक मॉलिक्यूल का भी सरफेस एरिया दिया हुआ है। देखो ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल का एरिया दिया हुआ है, तो अभी जो इसमें हमें अप्लाई करने वाला, बेसिकली जो हम अप्लाई करने वाले हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन में तो टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मींस एंडस और इनटू A1, एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वीएम वॉल्यूम, तो जाएगा Na(Vm)/22.4 लीटर, ये आपको मैंने डिस्कशन किया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में, और A1 मींस एक मॉलिक्यूल का एरिया। और देखो ना, ये आपको नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप सिंपली ऐसे देख लो, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, एक मोल का वॉल्यूम। ठीक है ना, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है ना, या रिवर्स करो, 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, तो 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स, Na/22.4, तो Vm वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स, तो Vm के लिए क्या करेंगे, Vm का मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना,
Na Vm/22.4। तो ऐसे लिखा हुआ है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो इस तरह की मैनिपुलेशन है। तो यहाँ भी क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट हो गया, वीएम पर। जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वीएम किया था, तो यहाँ भी हमको वीएम सॉल्व करना होगा। और वीएम कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन नंबर 2 से ही आएगा। फिर से इससे आप वीएम सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 2 को आगे प्रोसीड कर देंगे। वीएम हो जाएगा 1/c और इंटू ये सब पर सेंटीमीटर क्यूब। और सी का ये वाला वैल्यू यूज कर लेंगे आप, 164.3047 और इंटू 4.66 और साथ में 10⁻⁻⁴। और ये ऊपर यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। करो सिंप्लीफाई इसको, कैलकुलेटर से टाइप करके देखो। और ये आंसर आता है आपका, मैंने नोट किया हुआ है, 13.06। वीएम का आंसर आप चेक करो, 13.06 सेंटीमीटर क्यूब। ये नोट किया हुआ था मैंने। और टाइम बचेगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है ना। 13.06 सेंटीमीटर क्यूब। अब बस फाइनल यहाँ पर आ जाते हैं, जो मेन क्वेश्चन था ये। मेन आंसर मैच कर लेते हैं बस ये। तो देखो Na की वैल्यू 6.023 10⁻23 पर मोल होता है। Vm ये फाइंड आउट कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब। तो नीचे भी लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, और ये 1 मोल का वॉल्यूम है पर मोल। तो पर मोल से कैंसिल आउट है, पर सॉरी सेंटीमीटर क्यूब से। और एक मॉलिक्यूल का एरिया हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। और ये हमको पता है 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁸ तो 1 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर में 10⁻⁸ का स्क्वायर -16 हो जाएगा, ठीक है ना, -16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको, पर एक्चुअली ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, मीटर में दिए हुए हैं, तो मीटर में लिखेंगे इसको, ठीक है ना, इसको मीटर में लिखते हैं। आंसर हमें मीटर में दिए हुए हैं। तो देखो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर होता है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे एंगस्ट्रॉम स्क्वायर का वेरिएशन देखना था। 1 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर इक्वल टू 10⁻−20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं। तो A1 दिया हुआ था 7 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, ठीक है ना। तो 7 × 10⁻−20 मीटर स्क्वायर। 10⁻3 यहाँ से 10⁻−20 -23 हो जाएगा। ये 23 को कैंसिल आउट कर देंगे, 10 की पावर कैंसिल आउट। बाकी आप सिंप्लीफाई करके देखो, आंसर मैच हो जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैंने आंसर जो नोट किया हुआ था ये 24 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, 24 पॉइंट समथिंग। तो अब देख लेंगे इसमें कौन सा आंसर मैच हो रहा है। 24 पॉइंट समथिंग, ये शायद, हाँ पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, 24 पॉइंट समथिंग, फर्स्ट वन, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो एक बार क्वेश्चन, 24 पॉइंट समथिंग कितने मीटर स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन मैच हो जाएगा। करो जल्दी से कॉपी। ठीक है, तो पहले हमने बेड कांस्टेंट फाइंड आउट किया, 164 पॉइंट इतना था। फिर वीएम फाइंड आउट किया। फाइनली टोटल सरफेस एरिया 25 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेड इक्वेशन। हमने बेड इक्वेशन के जितना भी डेरिवेशन था वो सब डेरिवेशन कंप्लीट किया। और फाइनली आपको ये मेन थिंग ये है, हमको मेन समरी ये याद रखना, बेड इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं होगा, क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो काफी लंबा हो गया था, पर पूरा डिस्क्रिप्टिव था, इसने पूरा डिटेल में डेरिवेशन कराया, आपको फॉर्मूला समरी किया, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से अप्लाई करने हैं वो सब एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।